हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मरान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास का सब्जेक्ट है चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल। ओके, सो आज हम इस चैप्टर में सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आपने क्लास 9th में जो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, थोड़ा सा हम प्रीवियस बैकअप ले लेते हैं। तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने ये देखा था कि जब भी कोई दो डायग्राम्स, जब भी कोई दो फिगर्स इक्वल साइज, इक्वल शेप यानी कि सेम शेप के होते थे, तो वो दोनों फिगर्स, वो दोनों डायग्राम्स कॉन्ग्रुएंट होते थे। ओके, तो जैसे अगर मैं कहूं कि कोई दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उनकी शेप भी सेम है और अगर उनका साइज भी सेम है, तो वो दोनों डायग्राम्स कॉन्ग्रुएंट हैं। शेप सेम होने का यहां पर मतलब है उनके सभी एंगल्स, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स जिनके तीनों के तीनों एंगल्स बराबर हैं और उनकी सभी साइड्स बराबर हैं, तो वो दोनों डायग्राम्स जो होंगे, वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे, वो सेम साइज और सेम शेप के होंगे। इसका मतलब वो दोनों डायग्राम्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा था। सो आज हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी के ऊपर। तो कॉन्ग्रुएंसी दो चीजों के ऊपर डिस्कस करती थी, वो होती थी शेप एंड साइज। अगर शेप और साइज सेम है तो डायग्राम्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन सिमिलैरिटी सिर्फ बात करती है शेप के ऊपर, कि अगर दो डायग्राम्स की शेप सेम है, साइज हो सेम या ना हो, दैट इज डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। हमारा मैटर क्या करता है यहां पर सिमिलैरिटी के केस में, कि सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए। कि अगर दो डायग्राम्स, दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उनके तीनों एंगल्स बराबर हैं, दो पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स के, अगर उनके सभी एंगल्स बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों फिगर्स, वो दोनों पॉलीगन, वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, तो इसका मतलब हो गया कि अगर शेप सेम है तो डायग्राम सिमिलर है, अगर शेप सेम नहीं है तो डायग्राम सिमिलर नहीं है। साइज सेम हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर शेप सेम है तो सिमिलर है। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट आ गए, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गए। अब वो स्टेटमेंट्स को मैं रिपीट करता हूं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर या ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स बोली है, मतलब अलग अलग है, लेकिन इनमें से सही एक ही है कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होंगे या सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है। तो सही कौन सी है? कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। क्यों? उसका रीजन है, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में उनकी शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है, और हमें सिमिलैरिटी के लिए तो सिर्फ शेप सेम करनी थी और वो ऑलरेडी है कॉन्ग्रुएंट के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर तो होंगे ही होंगे क्योंकि उनकी शेप सेम है। लेकिन फिर अगर मैंने बोला कि ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिमिलर बोला, तो सिमिलर का मतलब है कि मैंने उन दो डायग्राम्स की सिर्फ शेप को सेम करा है, साइज को नहीं। तो अगर दो फिगर्स का शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, तो वो सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब 6.1 एक्सरसाइज की अगर हम डिस्कस करें तो उसमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। सो फर्स्ट अगर मैं क्वेश्चंस की उसकी बात करूं, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं 6.1 एक्सरसाइज के। तो 6.1 एक्सरसाइज मेरे पास बुक नहीं है आज, सो डिस्कस करते हैं। ऑल, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इसमें, ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो सभी सर्कल्स बेटा, अगर सर्कल्स की बात हो रही है तो देखिए सर्कल कोई 2 सेंटीमीटर का मान लो रेडियस जिसकी 2 सेंटीमीटर है, या फिर कोई सर्कल 3 सेंटीमीटर का मान लो जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब इनकी शेप तो सेम ही है तो सर्कल ही, लेकिन साइज बड़ा छोटा हो गया। तो शेप सेम है का मतलब ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर।
सेम होती है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की सभी साइड्स हैं और ये एक स्क्वायर है, तो ये एक स्क्वायर है, मान लीजिए इसकी सभी साइड्स 3-3 सेंटीमीटर हैं, स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये दोनों डायग्राम्स स्क्वायर है, लेकिन बड़े छोटे, तो सभी स्क्वायर सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, सो ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है बेटा, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है और उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल। हालांकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर इक्विलेटरल है। क्यों है उसको समझिए। उन्होंने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उसका रीजन क्या है? अगर मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला, मैंने तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये 2 साइड्स बराबर है, इसकी भी ये 2 साइड्स बराबर है, तो ये कैसे प्रूफ हो गया कि इसकी शेप सेम है? शेप तब सेम होती है जब उसके एंगल्स बराबर होते हैं। मान लीजिए अगर इसकी 2 है साइड्स बराबर, तो ये 2 एंगल बराबर नहीं है, तो मान लीजिए ये 40-40 है, ये 40-40 है, ये 50-50, तो एंगल्स तो बराबर ही नहीं है ना, और जब एंगल्स बराबर नहीं तो शेप सेम नहीं, और शेप सेम नहीं तो डायग्राम सिमिलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर उन्होंने आइसोसेलेस बोला है ना, तो आइसोसेलेस बोलने से सिर्फ हमारे को ये क्लियर हुआ कि उनके 2 एंगल्स बराबर हैं, लेकिन उन दोनों डायग्राम्स के जो इक्वल एंगल्स हैं वो भी क्या आपस में इक्वल है, ये क्लियर नहीं हुआ। तो इस वजह से सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते। लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, माइंड उसी समय स्ट्राइक करता है कि यार इक्विलेटरल के तो सारे एंगल 60 होते हैं, तो अगर मैंने कोई भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, ये भी 60 60 60 60 60 60, भले साइड 2 2 2 3 3 3 क्यों? तो साइड बड़े छोटे हैं उससे मतलब नहीं, एंगल्स तो सेम आ गए, और एंगल सेम आने से मतलब इनकी शेप सेम हो गई, और शेप सेम मतलब सिमिलर। तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ओके, सो आंसर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 polygons are on the same number of sides are similar, then their corresponding angles will be dash, then their corresponding sides will be dash। तो कोई भी 2 डायग्राम्स को जब हमें सिमिलर करना है तो उनके एंगल्स बराबर होने चाहिए, क्योंकि जब एंगल बराबर होंगे तभी उन 2 डायग्राम्स की शेप सेम होगी। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो एंगल और जहां पे हमारा क्या कहते हैं डैश दे रखा है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो वहां पे क्या आंसर आएगा इक्वल, और जहां हमारे को दे रखा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वहां पे आंसर आएगा प्रोपोर्शनल। अब यहां पे प्रोपोर्शनल क्यों बोला है उसका रीजन समझिए। मान लीजिए कि अगर हमारे को 2 डायग्राम दिए, ट्रायंगल, इसकी ये A B C है, ये D E F हो गया, इसकी साइड हो गई 2 4 3 4 8 6। देखिए बेटा ये एंगल्स नहीं पता, सिर्फ साइड्स पता है और वो भी बराबर नहीं है, तो हमें बताना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। अब आपको जब एंगल्स नहीं पता तो शेप से भी पता लगेगा कि शेप सेम है या नहीं है। तो अगर एंगल्स नहीं पता ना तो साइड से भी हम पता लगा सकते हैं कि शेप सेम होगी या नहीं होगी, और वो कैसे पता लगेगी? देखिए, अगर मैं इनकी साइड्स का रेशियो बराबर कर दूं तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये शेप सेम है। कैसे? जैसे अगर 2/4 अगर हम लें तो रेशियो कितना आएगा 1/2, ये 3/6 में तो रेशियो कितना आएगा 1/2, 4/8 में तो रेशियो कितना आएगा 1/2। अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब ये दोनों डायग्राम सिमिलर है, ये याद रखिएगा। अगर सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है तो ये दोनों डायग्राम्स सिमिलर हो जाते हैं। अब यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्या आप सिमिलर होगा? वीडियो को पॉज करके सोचिए जरा इसके बारे में कि क्या आपके सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा। जिन्होंने नहीं करा, जो ये कह रहे हैं कि ये सिमिलर नहीं है तो वो गलत है, और जो ये कहेंगे कि ये सिमिलर है तो वो बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए यहां पे भी मैं अभी भी क्या करूंगा 2/4 लूंगा, आंसर आएगा 1/2, और अब मैं लूंगा 3/6,
कि भाई किस साइड के अकाउंट में कौन सी साइड रखूं कि रेशियो सेम आ जाए, और अगर रेशियो सेम हो जाएगा तो साइड्स का रेशियो सेम होगा तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, इसका मतलब ये दोनों डायग्राम्स सिमिलर हो जाएंगे। तो इट यू हैव टू जज कि आप कौन सी साइड्स का रेशियो पिक करो, कौन सी साइड्स को किस साइड से डिवाइड करो कि रेशियो सेम आए, और रेशियो सेम होगा तो ये दोनों डायग्राम्स सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज 6.2 एक्सरसाइज। और उससे पहले हमें थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, दैट इज बीपीटी थ्योरम, जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम। इसको हम अगर फुल फॉर्म में बोले तो हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के लिए। आइए देखते हैं थ्योरम। इस थ्योरम का एक और भी नाम है और वो है थेल्स थ्योरम। ओके, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। या फिर थेल्स थ्योरम। इसके कॉन्सेप्ट समझिए, प्रूफ तो हम बाद में करेंगे, पहले ये कहती क्या है थ्योरम वो समझिए। कि अगर मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी, मैंने क्या करना है बेटा, एक लाइन खींचनी है जो इस ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स को टच करे। मान लो इनको मैंने टच करा, ये डी हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट हो, कोई कंफर्म नहीं है कि हमें पता नहीं मिड पॉइंट आया नहीं है, मैंने तो बस ऐसे लाइन खींच ली है। अब हमने क्या माना कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये इसके पैरेलल है। ध्यान से समझिएगा कि अगर हमने किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन सामने वाली लाइन के थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो ये जो बाकी की दो साइड्स है ए बी और ए सी, ये दो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। इक्वल रेशियो का मतलब जहां से ये रेशियो ये साइड टच कर रही है, जैसे ये डी और ई पॉइंट पे टच कर रही है तो ये AD अपॉन DB, और ऐसे नहीं है AE और ये EC, ये बराबर अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा और इसको तरीके से समझो। अगर मान लो मैंने ये लाइन पैरेलल ले ली इसके, मैंने कहा ना कि हम कोई भी साइड को टच करके ट्रायंगल का साइड खींच सकते हैं, तो मैंने इन दोनों साइड्स को टच करके ये लाइन खींच ली और ये माना कि ये लाइन इसके पैरेलल, तो अभी रेशियो बराबर होगा। लेकिन अब इन साइड्स का रेशियो बराबर होगा AB और BC का। अच्छा, रेशियो लेते कैसे हैं? ये जो दो अपोजिट साइड्स है ना, इस जो सॉरी पैरेलल साइड्स है, इन दोनों पैरेलल साइड का जो अपोजिट सामने वर्टेक्स पड़ता है, रेशियो यहां से स्टार्ट होता है कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC। अब जैसे मान लीजिए ये दोनों पैरेलल है तो रेशियो इन दोनों साइड्स का बराबर होगा AB और BC का। अब अगर इन दोनों का ये पैरेलल है आपस में तो इन दोनों के सामने पॉइंट पड़ता है B, तो रेशियो यहां से आएगा। अब रेशियो यहां से क्या आएगा, ये पॉइंट है, यहां से रेशियो घटेगा तो ये आएगा 20, इसको हम D ले लेते हैं, इसको E ले लेते हैं, तो ये आएगा BD ओवर DC, और यहां पे क्या आएगा BE ओवर EA, BE ओवर E। ओके, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, मैंने इन दोनों साइड्स को टच कर लिया, ये D हो गया, ये E हो गया, और ये आपस में पैरेलल है ना, समझ रहे हैं, ये आपस में पैरेलल है। तो अब इन दोनों के अपोजिट कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट। अब यहां से रेशियो बराबर आएगा, तो यहां से रेशियो बराबर आएगा ये वाली साइड अपॉन ये वाला साइड, तो यानी कि ये आएगा CD अपॉन DA इज इक्वल CE अपॉन EB। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, BPT का, कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल हो जाए उस ट्रायंगल की थर्ड साइड की, तो जो बाकी की दो साइड्स है वो हमेशा एक इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जनरली ये एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं।
लेते हैं ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, और ये मानते हैं कि ये इसके पैरेलल है। लाइंस पैरेलल तो गिवन होगी ना, तभी तो रेशियो बराबर होगा, प्रूफ करेंगे। तो ये गिवन क्या है हमें गिवन है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD ओवर DB, इन दोनों के अपोजिट पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ से रेशियो आएगा AD ओवर DB इक्वल AE ओवर EC इक्वल AE अपॉन EC, ये रेशियो बराबर आएगा, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये EN एक परपेंडिकुलर है AD पर ऑन AD, और ऐसे ही ये लाइन परपेंडिकुलर है DM ऑन AE, तो DM परपेंडिकुलर ऑन AE, C से D को ज्वाइन कर देते हैं, B से E को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ज्वाइन CP एंड DE, इनको ज्वाइन कर दिया। आगे देखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ना इस ADE ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब अगर इस ट्रायंगल की अगर मैं हाइट EN लेता हूं तो बेस आपका हो जाएगा AD, तो यह आ जाएगा AD इनटू EN, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी ट्रायंगल का दोबारा निकाल लेते हैं, क्योंकि ना हमारे पास इस ट्रायंगल में दो बेस है और दो हाइट है। क्योंकि देखिए ये भी परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा। ओके, तो इसी का दोबारा निकाल लेते हैं, 1/2 AE बेस हो जाएगा और DM हाइट हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम ही है ना, हम बेस और हाइट अगर अलग-अलग भी ले रहे हैं तो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा टोटल वो बराबर आएगा, क्योंकि सेम ट्रायंगल है। ओके, नेक्स्ट अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है BDE का। अब देखिए ये ट्रायंगल थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा अलग है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। आपका जो ये एंगल है ना, ये ग्रेटर देन 90 है, और ये आपका ADE एक्यूट एंगल था, क्योंकि इसमें सारे एंगल्स लेस देन 90 थे। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, मान लीजिए ये कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये आपका एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, मान लीजिए ये ABC है। तो अगर किसी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो उसमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो जो हाइट ड्रॉ होगी वो उस ट्रायंगल के हमेशा बाहर ड्रॉ होगी, इस तरह से। तो ये मान लेते हैं EN, तो ये AE इस ट्रायंगल की हाइट होगी और ये BC इसका बेस होगा। तो हमेशा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए जो हाइट ड्रॉ होती है वो ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ होती है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करूं BDE की, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल के लिए जो हाइट है ना वो EN है, ऑलरेडी पहले से ही हो रखी है ना, और ये DB हमारा बेस हो जाएगा। तो हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन 1/2 DB इनटू EN, क्वेश्चन नंबर 3। फिर दोबारा से निकालते हैं सिमिलरली CDE का एरिया 1/2 EC इनटू DM, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाले का CDE का निकालेंगे तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, देखिए ये EN दिख रहा है, DM दिख रहा है, तो हम फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर लेते हैं ताकि EN और EN कैंसिल आउट हो जाए, सेकंड को 4 से कैंसिल आउट करते हैं ताकि DM और DM कैंसिल आउट हो जाए। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 will get area of triangle ADE upon area of triangle BDE. Okay, 1/2 AD into EN वैल्यू हो गई इसकी, और नीचे हो जाएगी 1/2 DB into EN। देखिए EN से EN कैंसिल होगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या AD ओवर DB। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4, तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ आएगा हाफ इनटू AE
अब देखिए, अगर मैं इन 5 और 6 इक्वेशन को कंपेयर करूं तो AD बराबर है क्योंकि सेम ट्रायंगल है। तो अगर मैंने को ये BDE और CDE के बीच में रिलेशन देखना है तो क्या आएगा, देखिए इस डायग्राम से देखिए, ये जो BDE ट्रायंगल है इस तरह से और ये जो CDE ट्रायंगल है इसमें कुछ सिमिलैरिटी ये दिख रही है कि ये दोनों सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है ना। दोनों ये ट्रायंगल देखिए, ये सेम बेस DE और ये तो सेम बेस हो गया DE और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो गया। तो ये नाइन्थ में थ्योरम थी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और ऑन द सेम बेस होते हैं तो उन दोनों का एरिया बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE का, बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, रीजन देते हैं इसका, बिकॉज ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस and between same parallel lines. Okay, so by question 1 and 5 and 6, अब अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE आएगा। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए, क्योंकि ADE सेम ट्रायंगल है, एरिया बराबर होगा, BDE और CDE का हमने एरिया बराबर है, तो यानी कि ये फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, AD अपॉन DB वैल्यू कर देते हैं AD अपॉन DB, और AD ओवर CDE की वैल्यू क्या है हमारे पास, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC एंड सो यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही हमें प्रूव करना है। ओके, सो जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से पॉज करके वीडियो को समझ लीजिए। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPD हो गया। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कन्वर्स ऑफ BPD। ये दोनों थ्योरम्स और आगे भी थ्योरम्स हैं। इस चैप्टर में टोटल 5 थ्योरम्स हमने पढ़ लिए। हालांकि अगर इस बार की बात करें, इस बार जो है CBSE ने थोड़ा आपके लिए रिलैक्सेशन रखा है, कुछ थ्योरम्स हटा दिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्स ऑफ BPD। कन्वर्स ऑफ BPD क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ BPD में क्या था कि आपको क्या था कि भाई कोई ट्रायंगल था, ट्रायंगल में लाइन पैरेलल थी थर्ड साइड की, तो बाकी दो साइड्स का रेशियो बराबर था। ओके, अब कन्वर्स ऑफ BPD में क्या है कि आपको रेशियो दे रखा है पैरेलल प्रूफ करना, यानी कि जो उसका गिवन था वो यहाँ ट्रू प्रूफ बन जाएगा और वहां जो ट्रू प्रूफ था वो यहाँ गिवन है। ओके, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, जो इसे रटेगा वो इस चैप्टर के सब क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा। मैथ्स को फील करके समझने की कोशिश करिए। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC, ये हमें गिवन है, ये रेशियो बराबर है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ करनी है, DE इज पैरेलल टू BC। अब देखिए हमने इसमें क्या करा, इसमें भी हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया, हर जगह कंस्ट्रक्शन उतार लेते हैं, जरूरत है फिर क्या करें। तो हमने क्या करा, हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली DF, जो कि हमने माना कि इसके पैरेलल है। सो DF इज पैरेलल टू BC। ओके बेटा, तो देखिए हमें पता क्या है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर मैं इस बात करूं इस पूरे ट्रायंगल की, तो हमें पता है कि वी नो दैट AD ओवर DB बराबर है AE अपॉन EC के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये गिवन है आपको। ओके, अब हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है और अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल हो जाती है तो जो बाकी की दो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका रेशियो हमेशा बराबर होता है। ये BPD थ्योरम में अभी तो पढ़ा था। ओके, तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो
ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा रेशियो AF अपॉन FC। क्वेश्चन नंबर 2 बाय BPT, ये हमने BPT का यूज करके लिखा है। ओके, वो तो गिवन था, लेकिन ये हमने BPT का यूज करा है इसमें। अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो AD/D भी सेम है, यानी कि ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आया, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। अब दोनों में क्या करते हैं, हम +1 कर देते हैं। अगर मैं दोनों में +1 करूंगा तो देखिए क्या आता है, AE अपॉन EC +1 इक्वल AF अपॉन FC +1। एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF प्लस FC अपॉन FC। अब देखिए AE और EC को अगर हम ऐड कर दें, AE प्लस EC बन जाएगा AC, इसी तरह से AF प्लस FC को ऐड करके तो बन जाएगा AC। तो ये हमारे पास आ जाएगा AC अपॉन EC इक्वल AC अपॉन FC। देखिए फ्रैक्शन बराबर है, न्यूमरेटर बराबर है, तो डिनोमिनेटर भी बराबर होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, सो EC इज इक्वल FC। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये EC इस FC के बराबर है। इतना पार्ट इतनी बड़ी लेंथ के बराबर कैसे हो सकता है, लेकिन प्रूफ हुआ है तो बराबर तो होगा। अब बराबर होगा इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है ना F पॉइंट, ये गलत कर दिया है, यानी कि पॉइंट यहाँ F यहाँ पर नहीं E पर होना चाहिए, तभी तो ये आपस में लेंथ बराबर होगी। तो अगर ये F E पर आ जाए तो ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, है ना। तो EC अगर FC के बराबर है तो वो तब हो सकती है जब F पॉइंट E पर हो या E पॉइंट F पर हो, यानी कि एक दूसरे को E और F ओवरलैप कर लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि पॉइंट E जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप टू पॉइंट F। और अगर उसने उसको ओवरलैप कर लिया, यानी कि ये DE, मान लीजिए ये DE लाइन है और इसी के ऊपर DF आ गया, तो जो DF लाइन है वही एग्जैक्टली DE है, और DF को तो मैं ऑलरेडी मान रखा हूं कि ये BC के पैरेलल है, तो DE भी तो BC के पैरेलल होगी ना, है ना। Hence DE parallel to BC as proved. Okay, so this is the converse of PPT theorem. Please इसे नोट डाउन कर लीजिए। Now we will start the exercise 6.2